नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है एग्ज़ाम वर्क इस चैनल पर। और आज से जियोग्राफी की प्रॉपर सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इस सीरीज़ में सबसे पहले हम जानेंगे भारत की स्थिति के बारे में, यानी भारत का सामान्य परिचय। और आज हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले भारत की स्थिति ग्लोब में क्या है, और उसके बाद भारत से सटे हुए कुछ देश और उनसे रिलेटेड विवाद। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत का सामान्य परिचय। यानी भारत के सामान्य परिचय की अगर मैं बात करूं तो भारत की स्थिति ग्लोब में कैसी है तो वो जानना पड़ेगा। और उसको भी जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ग्लोब होता क्या है। तो ग्लोब की जानकारी के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ग्लोब में दो तरीके की रेखाएं पाई जाती हैं, जिसमें से एक क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा, और वहीं दूसरी तरफ वर्टिकल लाइंस यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिनको हम बोलते हैं देशांतर, यानी कि जो कि कुछ इस तरीके की होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है अक्षांश रेखा और इसी के जस्ट अपोजिट दूसरी तरफ ये है ऊर्ध्वाधर रेखा यानी देशांतर। और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तब जाकर के निर्माण होता है किसका, ग्लोब का। यानी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमारा ग्लोब। और यहाँ पर जो आप 0 डिग्री देख पा रहे हैं, इस 0 डिग्री के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध, और 0 डिग्री के ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। और यहीं आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री पर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बारे में हम और डीपली जानकारी लेंगे जब हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, कितनी होती हैं, कैसे भारत का समय आगे रहता है। चलिए आगे बात करें भारत की स्थिति की। तो सबसे पहले है, आप देख सकते हैं ग्लोब में कुछ इस तरीके से भारत की स्थिति है। और आप देख सकते हैं भारत के ठीक बीचा बीच से होकर के निकल करके जाती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और एग्जाम में क्वेश्चन ही बनता है कि ये कर्क रेखा कितने राज्यों को टच करती हुई निकलती है। तो इस पर हम सारा का सारा डिस्कशन करेंगे जब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं और देशांतर। फिलहाल भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि पूरे विश्व में भारत 2.4% क्षेत्रफल घेरता है। इसके बाद अब हमें समझना पड़ेगा भारत की स्थिति के बारे में, यानी भारत की सीमाओं के बारे में। दो तरीके की सीमा है, आपको पता है हमारा भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी तटीय सीमा, और फिर उसके बाद स्थलीय सीमा। तटीय सीमा की अगर बात करें तो 6100 किलोमीटर, लेकिन ये 6100 किलोमीटर बिना द्वीप समूहों के, क्योंकि हमको पता है हमारे भारत में कुछ द्वीप समूह भी पाए जाते हैं तो उनकी भी तटीय सीमा होगी। तो अगर उनकी भी तटीय सीमा अगर लगा दी जाए तो कुल मिलाकर 7516.6 किलोमीटर किसके साथ, द्वीप समूहों के साथ मिलकर के हो जाती है। और वहीं अगर स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, 20 क्वेश्चन एंड आंसर होंगे जो कि आपको एक प्रैक्टिस सेट की तरह लगाए जाएंगे। तो आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद कुछ टेस्ट लगाइएगा। मेरा पूरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन बच करके नहीं जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अब हमें समझनी पड़ेगी भारत की स्थिति कि कहाँ किस अक्षांश में कहाँ कैसे है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर में, और उत्तर में सबसे ऊपर हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में ही 37 डिग्री 6 मिनट पर पड़ता है इंदिरा कॉल, जो कि है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। और वहीं अगर आगे बढ़ें तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम है गौर माता, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर वहीं आगे बढ़ा जाए तो ये है घुमाने वाला क्वेश्चन, जहां एग्जामिनर एक बंदे को सबसे ज़्यादा घुमाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और पहला ऑप्शन ही वो गलत रखता है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि इस समय इसको मैंने रेड भी किया हुआ है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की मुख्य भूमि का। देखिए दो तरह की क्वेश्चन बनते हैं, एक तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, एक बनता है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पूछा जाए तो आंसर होगा कैप कैमोरिन, जो पड़ता है तमिलनाडु में, जो है 8 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अगर वहीं बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम तो वो पड़ता है हमारे अंडमान एंड निकोबार में, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, या फिर इसी को अन्य नामों से पुकारा जाता है। इसीलिए एग्जाम में अब इंदिरा पॉइंट तो आता नहीं, क्योंकि बच्चे को भी पता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट पर। तो इस बार
ऑप्शंस में नाम को चेंज कर दिया जाएगा, या तो बोला जाएगा लाहेचिंग, या बोला जाएगा पार्सेन, या फिर बोला जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट, और यही है हमारे भारत का सबसे दक्षिणी। तो 2 क्वेश्चन तैयार हुए, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी और भारत का सबसे दक्षिणी। दोनों बहुत ट्रिकी पॉइंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं तो सबसे पूर्व में अगर चलें तो सबसे पूर्व में है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पर किविथु, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं और 6 से 7 के 7 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके बाद एक क्विज का वीडियो अपलोड करेंगे जहाँ 20 क्वेश्चन होंगे इसी वीडियो से रिलेटेड, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। इसके बाद अगर और डीपली चलें तो यहाँ पे हमको पता करना पड़ेगा भाई ऊपर से लेके नीचे तक, यानी मुख्य भूमि में नॉर्थ से लेके साउथ तक भारत की कुल दूरी कितनी है। यानी या फिर हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं इंदिरा कॉल से लेके कैप कमोरिन तक भारत जो है 3214 किलोमीटर। और अगर वहीं बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी किविथु से लेकर गौर माता तक 2933 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमको देखना पड़ेगा भारत के पड़ोसी देश व उनके साथ विवाद, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। विवादों से रिलेटेड पूछ लेगा कि बताइए सरकरी के विवाद किसके साथ है, या आपसे पूछ लेगा बताइए सियाचिन ग्लेशियर किसके साथ विवादित है। तो आज हम केवल और केवल डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान से हमारे क्या क्या विवाद है और क्या क्या क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात करी जाए तो पाकिस्तान से हमारे सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं उनमें सबसे पहले गुजरात के बाद राजस्थान के बाद पंजाब और पंजाब के बाद जम्मू एंड कश्मीर। ये वो 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ भाई कितनी सीमा साझा करते हैं, तो पाकिस्तान के साथ ये कुल 3323 किलोमीटर की सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो इनको अगर और आगे की तरफ देखा जाए तो एक तरफ है हमारा पाकिस्तान और एक तरफ है हमारा हिंदुस्तान। तो इन दोनों के बीच में यानी कि जो वो लाइन जो इन दोनों को विभाजित करती है, देखिए कुछ इस तरीके से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। ये रेड लाइन मान लीजिए इन दोनों को विभाजित कर रही है और इस रेड लाइन का नाम ही क्या है, रेड क्लिफ रेखा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, रेड क्लिफ रेखा। और आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं एक तरफ है पाकिस्तान और एक तरफ है हिंदुस्तान। तो और इनके बीच में जो ये रेड वाली लाइन है यही कहलाती है कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे अब पाकिस्तान से रिलेटेड हमारे विवाद क्या क्या हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो विवाद के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे सरकरी विवाद। ये सरकरी विवाद है क्या, सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए सरकरीक है क्या। तो सरकरीक है एक दलदली क्षेत्र, बना कैसे भाई ये, तो ये महासागरीय जल की पीछे की ओर गति करने से बना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये है कहाँ पर। अब ये विवाद क्यों बन गया, ये विवाद इसलिए बना, फिलहाल इसकी लंबाई 96 किलोमीटर, और विवाद इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर मछली, पेट्रोल और नमक मिलता है। तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों देश ऐसी चीज़ को निकालने के लिए वहाँ पर अवश्य ही जाएंगे। तो ये विवाद बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। एग्जाम में पूछा जाता है सरकरीक किन 2 देशों के बीच विवादित है, तो आंसर क्या होगा, भारत और पाकिस्तान। अब स्थिति कैसे बनी, तो पाकिस्तान में जगह पड़ती है सिंध और हमारे हिंदुस्तान में है रक्कच का रन, और इसी के बीचा बीच में पड़ता है क्या, सरकरीक। अब पाकिस्तान दावा करता है कि भाई ये सरकरीक मेरा है, और इसी दावे में पाकिस्तान ने सरकरीक के ऊपर खींच दी कौन सी रेखा, ग्रीन रेखा, जो अब ये आपकी स्क्रीन पर है। तो आप रेखा देख भी सकते हैं ये कैसी है, ग्रीन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सरकरीक पर पाकिस्तान की ओर से कौन सी रेखा खींची गई, तो आंसर क्या हुआ, ग्रीन रेखा। और वहीं अगर भारत की बात करूँ तो भारत में सरकरीक पर जो रेखा खींची गई वो है रेड लाइन यानी कि लाल रेखा। अब इसमें है क्या दिक्कत, देखिए अभी आप देख सकते हैं ये है पोजीशन सरकरीक की, एक तरफ पाकिस्तान अपना दावा करता है और एक तरफ हिंदुस्तान। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। अब भाई है क्या, यहाँ पे पाया क्या जाता है, मछली। तो भारतीय मछुआरे भी जाते हैं और पाकिस्तानी मछुआरे भी जाते हैं। तो कभी पाकिस्तानी सरकार हमारे मछुआरों को पकड़ लेती है, तो कभी हम पाकिस्तानियों को पकड़ लेते हैं। और आप आए दिन अखबार में खबर भी सुनते रहते होंगे कुछ इस तरीके की, जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान करेगा 360 भारतीय मछुआरों को रिहाई। ये डिसीजन कैसे हुआ, ये पता कैसे चला, ये विवादित कहाँ पर है, ये सरकरीक का ही डिसीजन है। ये सरकरीक बना ही एक मुद्दा है, क्योंकि जब भी भारतीय मछुआरे पाकिस्तान सरकार के द्वारा पकड़े जाते हैं तो वो कहाँ पकड़े जाते हैं, सरकरीक में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा विवादित है पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जाया। कुछ स्क्रीन पर आप ऐसे देख सकते हैं, ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया गया है। और समझेंगे अब हम इसको अच्छे से कैसे।
तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान यानी कि रेड, मैंने ये ग्रीन में बनाया क्योंकि मैप में भी आप उधर ग्रीन में देख रहे हैं और हमारा भारत सेम कलर है उधर भी, तो समझने में भी आसानी होगी। और पाक और इंडिया के बीच यानी पाक का कौन सा पीओके वाला पोर्शन और इंडिया का रेड वाला पोर्शन, और इसके बीच जो लाइन है आप मैप में भी देख सकते हैं, ये काले कलर की लाइन हाईलाइटेड की हुई है मैंने ब्लैक कलर की, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बीच में ब्लैक लाइन मैंने खींची है, समझने में आसानी होगी। और इस ब्लैक लाइन को ही क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है LOK यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा। तो आपसे पूछा जाएगा ये किस किस को अलग करती है, तो POK को जम्मू कश्मीर से क्या करती है, ये अलग। तो आपसे पूछा जाएगा POK, भाई अब ये इंपॉर्टेंट कैसे, लाइन ऑफ कंट्रोल, पहला क्वेश्चन लाइन ऑफ कंट्रोल है कहाँ पर, तो आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। वहीं अगर दूसरी तरफ जाएं तो पूछ लिया जाएगा कि बताइए गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो वर्तमान में कहाँ पर है, तो अब जम्मू कश्मीर में है ये तो हमको पता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के भी कौन से हिस्से में है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में ही है K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगर आगे की तरफ बढ़ें तो तीसरा बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इंदिरा कॉल जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, मैंने आपको बताया था 37 डिग्री 6 मिनट पर ही पड़ता है हमारा इंदिरा कॉल जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। और ये दोनों के दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इनकी स्थिति फिलहाल POK में है, गॉडविन ऑस्टिन भी POK में और इंदिरा कॉल भी कहाँ पर है, POK में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अगला विवाद जो कि है सियाचिन ग्लेशियर, बेहद ही इंपॉर्टेंट अपने आप में, क्योंकि सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा सियाचिन ग्लेशियर पड़ता कहाँ पर है, तो सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है कहाँ पर, श्रेणी कौन सी, काराकोरम श्रेणी में। अब काराकोरम श्रेणी में तो पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, लेकिन इसकी स्थिति क्या है, तो ये लंबाई में है 72 किलोमीटर, चौड़ाई में 2 से 3 किलोमीटर और ऊंचाई में 5700 मीटर। अब जब इतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर है तो जाहिर सी बात है इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी, तो लगभग 15% ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, 15% ऑक्सीजन में गिरावट आ जाती है। तो हमारे भारतीय सैनिक जो वहाँ पर तैनात हैं सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा के लिए, अगर वो वहाँ पर सेव भी कर लेंगे तो उनकी पूरी की पूरी खाल नीचे आ जाएगी और घाव को भर पाना भी क्या होगा, बेहद मुश्किल। और ये सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना इन दोनों को विभाजित करता है। अगर ये सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा हो गया तो पाकिस्तान और चाइना का आवागमन क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। चलिए यहाँ से रिलेटेड CGL में क्या क्वेश्चन आया और आने की क्या संभावना है, दोनों की दोनों चीज़ें कवर करेंगे। जैसे सिंधु नदी हमें पता है जम्मू कश्मीर से निकलती है, और इसी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सियोक नदी, और इसी सियोक नदी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा नदी, और इसी से रिलेटेड CGL में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया नुब्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नुब्रा नदी का उद्गम स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। अब अगर मान लीजिए पूछ ले वो आपसे नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो आंसर क्या होगा, सियोक नदी। या पूछ ले सियोक नदी किसकी सहायक नदी है, तो आंसर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं, क्या, सिंधु नदी। अब इसी सियाचिन ग्लेशियर पर एक श्रेणी पड़ती है साल्टोरो श्रेणी, और इस श्रेणी की स्थिति कुछ ऐसी है कि इस श्रेणी के उत्तर में भी भारत है, इस श्रेणी के पूर्व में भी भारत है और इस श्रेणी के दक्षिण में भी भारत है। तो बचा क्या, इस श्रेणी का केवल पश्चिमी भाग और जहाँ पर है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बार बार इस साल्टोरो श्रेणी को पार करने की कोशिश करता है क्योंकि इसके पार करते ही चाइना और पाकिस्तान का रास्ता क्या हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा। तो ऐसी ही स्थिति एक बार बनी 1984 में, जब पाकिस्तानी सेना ने साल्टोरो श्रेणी को पार करने की कोशिश करी और भारतीयों को भली भांति पता था कि अगर ये यहाँ से पार किया गया तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इसी के सामने जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई, भारत और पाकिस्तान, इसीलिए 1984 में एक तरफ आया पाकिस्तान और एक तरफ आया अपना हिंदुस्तान यानी कि इंडिया, और इन दोनों के लिए भारत की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन मेघदूत। तो आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, साल्टोरो श्रेणी। कब चलाया गया, 1984। किसके खिलाफ चलाया गया, पाकिस्तान। और यही साल्टोरो श्रेणी सियाचिन व उसके पश्चिमी भाग को क्या करती है, विभाजित करती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट्स बनाते चलिएगा, अगर आप चाहें तो अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं खुद, क्योंकि ये वो क्रीम चीज़ें हैं। मेरे एक एक पॉइंट में इसमें क्वेश्चन छिपा हुआ है, कोई भी कूड़ा कबाड़ा नहीं पढ़ना हमको कि राम कथा पढ़ते चलो और एग्जाम में आए भी नहीं। एक एक क्रीम क्वेश्चन, एक एक क्रीम पॉइंट छाँट छाँट के इसमें रखे हुए हैं, हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे
सबसे ज़्यादा विवादित सिंधु नदी कैसे, चलिए समझते हैं इसके बारे में। इस समय जो आप स्थिति देख रहे हैं ये है सिंधु नदी, जो कि जम्मू कश्मीर के रास्ते निकलती है। जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत से होते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है। अब ये विवादित कैसे बनी तो ये भी समझ लीजिए। सिंधु नदी भाई, अगर इसके उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तिब्बत में पड़ता है, चाइना वाले पोर्शन में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और इसी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से बात करें तो नदी जब आगे बढ़ती है तो आती है कहाँ पर, भारत में। और भारत में ये नदी का अगर प्रवेश की बात करें तो भारत में देखिए, जहाँ से आप इसका प्रवेश देख पा रहे हैं, इसका प्रवेश है दमचौक, और जहाँ से ये नदी निकलती है भारत से बाहर, वो इसका निकास है चिल्लास। तो दोनों क्वेश्चन तो यही जनरेट हो गए, पूछ लिया जाएगा सिंधु नदी भारत में किस स्थान से आती है, तो दमचौक। भारत से बाहर किससे निकलती है, तो चिल्लास से। इसके बाद अगर आगे की बात करें, हुआ क्या 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, और ठीक उसके बाद ही भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हो गया। उसी विभाजन के तत्पश्चात भारत ने डिसीजन लिया कि जब तक पाकिस्तान अपने आप में स्थायी नहीं हो जाता है, सक्षम नहीं हो जाता है, भारत पाकिस्तान को 2 नहरों में पानी देगा। और कब तक देगा, 1948 तक। लेकिन स्थिति कुछ इस तरीके से बदली कि पाकिस्तानी सेना ने 1947 में कश्मीर पर किया आक्रमण और पाक अधिकृत कश्मीर कब्जा लिया। उसी का बदला लेने के लिए भारतीयों के द्वारा भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया 1948 में। और इससे स्थिति क्या बनी, इससे स्थिति ये बनी कि पाकिस्तान की 17 लाख एकड़ ज़मीन सूख गई और पाकिस्तान में बड़ी ही दुविधा की स्थिति आ गई। जब ये विवाद ज़्यादा ही बढ़ने लगा तब इस पर डिसीजन आया। तब 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अवस्था में ही डिसीजन हुआ 1960 का सिंधु जल समझौता, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बेहद 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 इम्पोर्टेंट है। सिंधु जल समझौते में ही, इस सिंधु जल समझौते को कराने वाला कौन था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस सिंधु जल समझौते को कराने वाला कौन था, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। अब सिंधु जल समझौते में बातें क्या हुई, तो हमें पता है सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो सिंधु को लगा करके हो गई 6। तो ऊपर की 3 नदियां, 3 कौन कौन सी, सिंधु, इसके बाद बात करें झेलम, और इसके बाद बात करें चिनाब। ये ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी का इस्तेमाल कौन करेगा, पाकिस्तान। फिर से ध्यान दीजिए, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% पानी का इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। और वहीं रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों नदियों का 80% पानी का इस्तेमाल किया जाएगा किसके द्वारा, हिंदुस्तान के द्वारा। तब जाकर के 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। और अभी तक आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए सिंधु नदी किन 2 देशों के बीच विवादित है, तो आंसर क्या होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। सिंधु नदी का उद्गम स्थल चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, तो आंसर क्या होगा, दमचौक। भारत में निकास कहाँ से है, चिल्लास से। तो चीज़ों को जब तक हम अच्छे तरीके से अगर एक जगह एकत्रित करके नहीं पढ़ेंगे तो हमको समझ नहीं आएगा। और एक एक पॉइंट अपने आप में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है कि क्या बढ़िया चीज़ें आपको मुहैया कराई जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, यही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि चैनल को इस समय सबसे ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें। बस हमारी आपसे यही गुजारिश है। और आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।